हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाटर प्रेजेंट इन द एयर एटमॉस्फेयर, इसमें जितना भी वाटर प्रेजेंट है अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन। अगर वाटर वेपर एयर में 80% है और अपने को रिक्वायर कितनी है सैचुरेशन के लिए 20%, तो 80/20 × 100, ये हो गई अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में मेज़र की जाती है। कई जगह पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है, कई फार्मूले में अपने को उसको अदर इसमें यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जनरली अदर टर्म्स में, जैसे कि अपने फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, तो वो बात अलग है, वो एक पर्टिकुलर केस की बात होगी, लेकिन जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो परसेंटेज में ही एक्सप्रेस की जाती है। सिंपलेस्ट एंड मोस्टली यूज़फुल फॉर एग्रीकल्चर, सिंपल है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 40-60% फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 40-60% होना चाहिए। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मस्ट बी मोर देन 75% फॉर फॉग, और फॉग के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 75% से ज़्यादा। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ट्रू ह्यूमिडिटी कहलाती है। यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन इनटू 100, परसेंटेज में बताया जा रहा है। अब अपने पास और दो ह्यूमिडिटी है। कौन सी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई ग्राम पर मीटर क्यूब, और ये हो गई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो हो गई ग्राम पर केजी। देखो, स्पेसिफिक है, वैसे तो साइंटिफिक टर्म में उसका कुछ और मतलब होगा, या फिर किसी और तरह से उसको याद किया जाना होगा। स्पेसिफिक है, ग्राम पर केजी है, यहाँ से अपन याद कर सकते हैं ना, ग्राम ना, ग्राम पर किलोग्राम, और यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब है। ये ट्रू ह्यूमिडिटी है कि मतलब एक एरिया में, एक वॉल्यूम में कितनी ह्यूमिडिटी होगी। ठीक है, ग्राम पर मीटर क्यूब। आगे ये ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के क्या फॉर्म्स हैं? रेन, ओके, पहले ड्रिजल देख लेते हैं। यदि 0.5 mm से कम का ड्रॉपलेट हो तो वो ड्रिजल कहलाता है, और यदि 0.5 mm से 4 mm तक का ड्रॉपलेट हो तो वो क्या कहलाएगा? रेन कहलाएगा। ठीक है, अब स्नो क्या होती है? आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के कारण जो भी आइस क्रिस्टल बनते हैं, मतलब डायरेक्ट गैसेस से जो आइस बन रही हैं, वो स्नो कहलाएगी। ठीक है, ड्यू, मॉइस्चर कंडेंस्ड इन स्मॉल ड्रॉपलेट अपॉन कूल सरफेस। अपन देखते हैं सुबह सुबह उठ के ओस की बूंदें गिरी रहती है, वो जो ओस की बूंद है वो ड्यू है, और ड्यू वो कहाँ से आती है? वो एटमॉस्फेयर में जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स रहती हैं वो कंडेंस होके वो जो अपने सरफेस जो रहती है वो तो ठंडी ही रहती है ना, तो वहाँ जाके जमा हो जाती है, इसीलिए और वो ओस की बूंद कहलाती है, और वही ओस की बूंद ड्यू है। ठीक है, अब फ्रॉस्ट क्या है? फीदरी डिपॉजिट ऑफ आइस। ठीक है, मतलब आइस का फीदरी डिपॉजिट है। फीदरी बोले तो फर लाइक ना, वैसा। फिर फॉग क्या है? अ थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वो है मेज़रमेंट फॉग का और मिस्ट का। फॉग, मिस्ट, वेपर। हाँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जब मैं वो पढ़ रही थी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ही किया था अपन ने नीमरा सुंडा का, तब मैं बता रही थी कि ये वेपर वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट अबाउट 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर। यही लाइन वहीं पे भी लिखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉग जो है उसका क्या साइज़ है अपना? 1 to 50 माइक्रॉन है ना। ये माइक्रॉन का मतलब 10⁻⁻⁶ है ना। और मिस्ट का अपना क्या है? 10⁻50 to 150। ठीक है, फॉग मिस्ट, ये क्लासिफिकेशन याद रखना। इवेपोरेशन क्या कहलाता है?
इट इज़ द फिजिकल प्रोसेस इन विच वाटर लॉस्ट फ्रॉम ओशियन, पॉन्ड एंड सॉइल इन वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में वाटर का लॉस होना कहाँ कहाँ से? ओशियन, पॉन्ड और सॉइल से, ये इवापोरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या कहलाता है? देखो, इवापोरेशन जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स से होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, वाटर इवापोरेट तो होगा लेकिन प्लांट के थ्रू होगा, तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाया। यदि सॉइल से, ओशियन से, पॉन्ड से, मतलब किसी भी ऐसे रिजर्वायर से अगर वाटर इवापोरेट हो रहा है तो वो इवापोरेशन कहलाएगा। ये फिज़िकल प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, हीट मिल रही है वाटर को, वो उस हीट से पानी भाप बन रहा है और वो उड़ रहा है, तो वो इवापोरेशन कहलाएगा। लेकिन अभी अगर ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है ना, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ट्रांसपिरेशन इसीलिए अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। अब इवापो ट्रांसपिरेशन क्या है? ये बायोफिज़िकल प्रोसेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन भी है और ट्रांसपिरेशन भी है, और दोनों और लॉस जो हो रहा है वो सॉइल प्लस वेजिटेशन दोनों जगह से हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवापो ट्रांसपिरेशन दोनों हो गया। पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड वेजिटेशन व्हेन सॉइल इज़ फुल्ली कवर्ड। जब सॉइल फुल्ली कवर्ड है उसके बाद भी यदि सॉइल और प्लांट से जितना भी इवापोरेशन हो रहा है, इवापो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब फ्रीजिंग और फ्रॉस्ट इंजरी। फ्रीजिंग, इसके नाम से समझ आ रहा है कि फ्रीज़ हो रहा है। फ्रीज़ कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो फ्रीजिंग और फ्रॉस्ट इंजरी ये अपन साथ में याद कर लेंगे। तो फ्रीज से अपने को याद आ जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम वाला। प्लांट डैमेज ड्यू टू लो टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अपना फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम के कारण अगर डैमेज हो रहा है तो वो फ्रीजिंग इंजरी या फिर फ्रॉस्ट इंजरी कहलाएगी। लेकिन ये यदि वहीं पे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कारण, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर यदि अपना प्लांट डैमेज हो रहा है तो वो चिलिंग इंजरी कहलाएगी। मतलब प्लांट के सिर्फ ठंडे होने के कारण यदि इंजरी हो रही है तो वो चिलिंग इंजरी, और प्लांट के फ्रीज़ होने के कारण जो इंजरी हो रही है, प्लांट के फ्रीज़ होने के कारण क्या होगा कि उसकी अदर प्रोसेस जो हो जाए, उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी, इसके कारण वो उसके डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रॉस्ट का मैनेजमेंट कैसे कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो इरिगेशन दे दो, ठीक है। अगर रोज़ फ्रॉस्ट पड़ रही है, रोज़ इरिगेशन दो। 2 दिन में फ्रॉस्ट पड़ रही है, मतलब आज फ्रॉस्ट पड़ गई, फिर इसके इतने दिन बाद, क्योंकि फ्रॉस्ट जब आती है तो अपने को पता चल जाता है कि फ्रॉस्ट है, मतलब सुबह का माहौल, शाम को, रात में ही गिरता है। ये सब ये जो सारे फिनोमेना होते हैं ना, फिर फ्रीजिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी रात में होता है। तो रात में उठ के अगर फार्मर जो है वो सुबह उठ के देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आज पाला पड़ा है, तो वो सुबह उठ के इरिगेशन में अप्लाई कर देगा तो उसकी क्रॉप बच जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी, H2SO4 अप्लाई कर सकते हैं 0.1 कंसनट्रेशन ग्रेड का, ठीक है। फिर फॉग और स्मोक कर सकते हैं। फॉग और स्मोक ये कब किया जाता है? जैसे कि कल भी फ्रॉस्ट पड़ी और मौसम आज भी थोड़ा सा ऐसा ही था, तो उसको ऐसा, ये मतलब फार्मर को ऐसा सोच लेना चाहिए कि हाँ शायद हो सकती है, क्योंकि फॉग या फिर स्मोक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बाउंड्रीज़ पे, खेत की बाउंड्रीज़ पे स्मोक कर सकता है। स्मोक बोले तो बहुत सारे ऐसे वो, मतलब लकड़ियाँ या फिर ऐसा घास फूस जला सकता है ताकि थोड़ी सी वार्मथ मिले अपने प्लांट्स को, ठीक है। और ये जो है फॉग और स्मोक जो है वो सनराइज़ के पहले या तो फिर सनसेट के बाद में करना चाहिए। और स्मोक शुड बी जनरेटेड एट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ओके। और डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए स्मोक जनरेशन जो किया जाता है, ठीक है। अपन ने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी थी कि ये तो याद करना ही है करके,
पहली बात, हाँ अभी नहीं पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपने को पहली बात तो ये कि मेज़ की फील्ड जो है, मेज़ की जो रो टू रो सोइंग होनी चाहिए वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करनी चाहिए। दूसरी, पोल्ट्री शेड जो बनाते हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो रहे वो उस पर अपना पोल्ट्री हाउस में ना पड़े। ठीक है, ऐसे चीज़ें बीच बीच में याद कर लिया करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए सब याद करने के लिए। अब फिनोमिना, कंटूर क्या कहलाता है? कंटूर इक्वल एलिविएशन, इक्वल उठाव जो रहता है ज़मीन का, या तो फिर इक्वल चढ़ाई जो कहते हैं एलिविएशन, वो लाइन अगर वहाँ पे जो लाइन जॉइन कर रही है वो कंटूर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म हुआ होगा मेरे हिसाब से सबको। हाँ, तो बात ऐसी है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अपन इसे यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं ना ये फिनोमिनाज जो हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।